हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में प्रोटोकॉल का। हमने कल इंटरनेट को अच्छे से देख लिया था। इंटरनेट में क्या क्या है, लैन वैन, ये सब चीज़ हम कल देख चुके थे। और आगे हम देखने वाले हैं प्रोटोकॉल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉल जो है वो नियमों का एक समूह होता है जो उस विधि को नियंत्रित करता है जिस विधि से कंप्यूटर के मध्य डेटा भेजा जाता है। ठीक है, क्या है, एक नियमों का समूह होता है आपका प्रोटोकॉल। और ये जो है नियंत्रित करता है जिस विधि से कंप्यूटर के मध्य डेटा भेजा जाता है, ये उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, जिस प्रोसेस से, जिस विधि से कंप्यूटर के मध्य डेटा को भेजा जाता है, ये उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, तो अपन देखते हैं। जैसे कि है आपका HTTP। ठीक है, ये HTTP है, ये भी एक प्रोटोकॉल है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये बहुत पूछा जाता है, आपको HTTP दे दिया जाएगा और आपसे फुल फॉर्म मांगा जाता है, एग्जाम्स में मोस्टली आता है, तो इसको तो अच्छे से देख लेना। इसके बाद यह www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, सबसे फेवरेट मतलब सबसे फेमस है ये। इसके बाद इसमें वेब सर्वरों से डेटा आदान प्रदान करने के नियम तय किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेब सर्वरों से, एक सेकेंड है, इसमें वेब सर्वरों से डेटा आदान प्रदान करने के लिए नियम तय किए जाते हैं। ठीक है, तो हम वेब सर्वर पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वेब सर्वर पर, और ये उसके नियम तय करता है कि कैसे क्या भेजना है। ठीक है, इसके बाद इस प्रोटोकॉल के आधार पर वेब ब्राउजर पता लगाता है कि डेटा के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, कि मतलब कैसा क्या करना है, ये सब यही डिसाइड करता है। ओके, इसके बाद ये प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर यह काम करता है। तो क्या देखा था हमने कि यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, क्लाइंट यहाँ कौन हो जाएगा, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, और सर्वर आपका सर्वर ही रहेगा। तो उसके प्रिंसिपल पर काम करता है कि कैसे डेटा को, जो डेटा एक क्लाइंट जो है, एक कोई भी व्यक्ति जो है डेटा एंटर कर रहा है, उसके साथ क्या सर्वर को करना है, मतलब क्या प्रोसेस करना है, ये उस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आता है FTP। इसका पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, इनके फुल फॉर्म तो सभी के याद करना ही करना है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हम जो फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, आपके FTP के थ्रू। ठीक है, डेटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर इसी के थ्रू होती है आपकी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। ठीक है, आगे देखेंगे, ध्यान रख लेना, इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल ट्रांसफर की बात हो रही है। इसके माध्यम से फाइल में डेटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो और वीडियो आदि को तेज गति से अपलोड व डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, आप कोई भी फाइल जो है, फाइल में क्या किया जाएगा, आपका डेटा आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएंगे, ग्राफ, चित्र आ जाएंगे, ऑडियो या वीडियो आदि को। जैसे आप कोई भी ऑडियो या वीडियो या तो डाउनलोड कर रहे हो या तो आप उसे अपलोड कर रहे हो, तो ये किस में आएगा, सारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा यहाँ पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे SMTP। अब आता है आपका SMTP का पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है। ठीक है, SMTP। अब इसको समझते हैं, ये क्या है। देखो, इसका प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। किसके लिए, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ ये सेंडर है, देखो यहाँ सेंडर है, मतलब जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को। अब SMTP क्या करेगा, इंटरनेट के जरिए SMTP यहाँ CPU के पास लेकर जाएगा और यहाँ से फिर आपका मेल सर्वर से आपका यहाँ पे PDF फॉर्म में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, SMTP का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा है इस प्रोटोकॉल के द्वारा ईमेल भेजने के नियमों का निर्धारण किया जाता है। ओके, ईमेल से रिलेटेड है एसएमटीपी। अब आता है आपका टीसीपी, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यह किसी भी संदेश को पैकेटों की श्रृंखला में विभाजित करता है और गंतव्य तक पहुंचने पर पैकेट फिर से मूल रूप में क्रमिक हो जाते हैं। पैकेट्स के रूप में किसी भी संदेश को, आपने कोई भी मैसेज भेजा, उसको पैकेट्स के रूप में विभाजित कर लेगा और जैसे ही सेंड आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा ये फिर से अपने मूल रूप में टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। ठीक है, समझ में आया इसमें क्या होगा? आपने जैसे ही कोई टेक्स्ट भेजा, ये उन टेक्स्ट को क्या करेगा? बॉक्सेस, पैकेटों के रूप में कर देगा, ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज कर देगा और इसके बाद जैसे ही सेंडर के पास पहुंचेगा फिर से वो टेक्स्ट में कर देगा। तो ये टीसीपी यहाँ पे आईपी काम करेगा। यह अपना काम आईपी के साथ मिलकर करता है, जो प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट नाम आईपी एड्रेस निर्धारित करता है। ठीक है, इसलिए इसे टीसीपी या आईपी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? आप लोगों ने देखा होगा आईपी एड्रेस, लोग पूछते हैं किस आईपी एड्रेस से आया हुआ है। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक नाम होता है जो हर कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीज़ों को दिया जाता है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर के लिए विशिष्ट नाम निर्धारित करता है, इसलिए इसे टीसीपी आईपी भी कहते हैं। अब अपन आईपी एड्रेस देख लेंगे एक बार। आईपी एड्रेस क्या है? पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए अंकीय पता होता है। ठीक है, अंकीय पता रहता है, ये अंकों में ये आपके रहता है हर कंप्यूटर, हर मोबाइल में। ठीक है, और ये उसे एक विशेष पहचान देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल चोरी हो जाते हैं या कुछ भी रहता है तो उसको कैसे ढूंढा जाता है? इसी के द्वारा, है ना। हर कोई भी हैकर्स होते हैं, अब कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उन तक पुलिस कैसे पहुंचेगी? आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस से ये मैसेज आया तो वहां तक पहुंच लेती है। तो ये यूनिक नाम होता है ये हर चीज़ का। ठीक है, यह विशेष पता इंटरनेट से जुड़ने पर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आप जैसे ही इंटरनेट से जुड़ेंगे तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, कोई भी हो, ये उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इंटरनेट पर जुड़े किसी भी दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस समान नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हो, जितने भी कुछ हो, उनका आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, एक यूनिक होता है ये। ठीक है, यदि किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? तो ये क्या होता है? किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, और जब इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोट करने वाली बात है ये कि जब किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं, और जब इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगले पेज पर जाना होगा। अब है आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको अच्छे से समझो, ये ब्लर दिख रही है, इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ अपन टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं। यह इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस का एक विशिष्ट पता होता है। यह विशिष्ट पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस समान नहीं होता, ये तो वही वाला आ गया। आगे देखेंगे, अब आता है IPv4 क्या है? IPv4 क्या है? ठीक है, देखो यह 1970 में विकसित किया गया। ठीक है, 1970 में ये विकसित हुआ है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला आईपी है। ठीक है, यह 32 बिट फॉर्मेट 4 बाइट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। ठीक है, जो ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से कि आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का या कितने बाइट्स का होता है। तो आपका ये कितने का हो जाएगा? 32 बिट फॉर्मेट में। ठीक है, यानी 4 बाइट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है, डॉट डॉट करके होता है ना। ठीक है,
इसमें आ जाता है आपका 4 बाइट में कुछ नंबर्स रहेंगे, उसके बाद फिर डॉट, फिर नंबर्स, फिर डॉट, ऐसे करके आपका बढ़ते हुए आपका 32 बिट में ये आ जाएगा। इसमें प्रत्येक ग्रुप को डॉट द्वारा अलग रखा जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी है ना। प्रत्येक संख्या समूह में 0 से 255 के बीच की संख्या दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक समूह संख्या में, हर समूह में, ये समूह जो द्वारा बना दिए गए हैं, जैसे आपका एड्रेस है यहाँ 243 कुछ लगा है, डॉट लगा है, फिर ये ऐसा कुछ लगा है, तो ये जो समूह है ना, इसमें 0 से 225 के बीच की संख्या दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका IPv6, ये 4 था, अब ये 6 है। यह 1998 में विकसित हुआ। यह 128 बिट फॉर्मेट यानी 16 बाइट में आईपी एड्रेस का बंटवारा करता है। प्रत्येक ग्रुप को कोलन में ये वाला मार्क जाएगा, ये जो आपका दिया हुआ है, ये सिंगल डॉट कहलाएगा, और ये डबल आ जाते हैं तो एक कोलन कहलाएगा। तो सो कोलन के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये कितने का है आपका 128 बिट यानी 16 बाइट का, और ऊपर वाला कितने का था 32 बिट और 4 बाइट का। आगे देखेंगे। अब आता है इंटरनेट वेब के प्रकार। इंटरनेट वेब के अपन प्रकार देख लेते हैं। इंटरनेट पर जो डेटा स्टोर होता है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो भी इंटरनेट पर डेटा स्टोर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। तो ऊपर रहता है सरफेस वेव और नीचे डीप वेव। ठीक है, डार्क वेव आपका टोटल। तो ये देखो कौन कौन से रहते हैं आपके, सरफेस वेव, डीप वेव और डार्क वेव। ये तो वही आपके कर दी इन्होंने। ठीक है, चेतन ये उसका कर दिया इन्होंने, तो सीडीपी का कुछ पार्ट हो गया इसमें मिक्स। अब आता है सरफेस वेव, पढ़ते हैं क्या होता है। ऐसा वेब जो सर्वर पर स्टोर है, जिसको एक्सेल करने के लिए किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, एक्सेस करने के लिए है। सरफेस वेव क्या होता है, ऐसा वेब जो सर्वर पर स्टोर होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए किसी भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई भी यूज़ कर सकता है, जो हमेशा गूगल याहू में सर्च करने पर रिजल्ट में प्राप्त होता है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट आदि। तो यानी हम जो गूगल पर या आपके यूट्यूब पर सर्च करते हैं वो कौन सा आपका रहता है वेब, वो आपका ये सरफेस वेब होता है। ठीक है, जिसे हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरफेस वेव हो जाएगा। ये हमें पता ही नहीं था, हम कब से गूगल यूज़ कर रहे हैं, कब से हम लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, अपन सरफेस वेव का यूज़ करते हैं इसमें। अब आता है आपका डीप वेव। इस प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक कंपनी का अपना पर्सनल डेटा होता है जो क्लाउड पर स्टोर होता है। ठीक है, इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये क्या होती है, प्रत्येक कंपनी का अपना पर्सनल डेटा होता है, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, आम इंसान इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, डीप वेव। अब आता है डार्क वेव। अब इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज में। ये आ गए हैं। ठीक है, डार्क वेव क्या है, ऐसा वेब जिसको प्राप्त करना अवैध होता है। ठीक है, इसमें परमिशन तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अवैध ही है ये, डार्क वेब कहलाता है। यहाँ पर हैकिंग, मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त, ड्रग्स, नशे को बेचना खरीदना आदि सभी अवैध कार्य होता है। इसके लिए एक विशेष ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसे टोर द ऑनियन राउटर ब्राउज़र कहा जाता है। डार्क वेब में सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में होता है। ठीक है, सारा लेन देन कैसा होता है, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में होता है, और इसे यूज़ करना क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, और इसके लिए किस ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, टोर, TOR, द ऑनियन राउटर। ये तो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, डार्क वेब क्या होता है पूछ सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा देखना अच्छे से कि हैकिंग, मर्डर, हथियारों खरीद फरोख्त आदि जो होती है ना, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाता है, मतलब हमारी जो भारतीय मुद्रा है इसका ना होकर ये विदेशी मुद्रा इसमें यूज़ की जाती है खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, गैर कानूनी है और डार्क वेब इसका नाम रहेगा। आगे देखेंगे इंटरनेट के अपन अब लाभ देख लेते हैं। यह संपूर्ण विश्व को जोड़ने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, पूरा जो विश्व है जुड़ जाता है इसके साथ। यह कम्युनिकेशन का सबसे तीव्र तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, फटाफट होता है इसमें काम। आप चैट कर रहे हो कंप्यूटर पे, आप चाहे वो
कुछ भी कह लो, फेसबुक के थ्रू या मैसेंजर जो हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से तो यूज़ हो रहा है ना, तो सबसे तीव्र तरीका है। नंबर हमारे पास, बस ये वो फटाफट मैसेज किया, तुरंत पहुंचा वहाँ पर। तो ये पब्लिक के द्वारा नियंत्रित है इंटरनेट, अर्थात सर्व सामान्य स्टैंडर्ड का ही पालन किया जाता है, क्योंकि किसी का स्वामित्व नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा ब्राउज़र है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, सर्व सामान्य के लिए है ये। इंटरनेट शिक्षा व व्यापार का सर्वोत्तम माध्यम है। हम और आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं ना, तो शिक्षा व व्यापार का सर्वोत्तम माध्यम ये है। इसकी सहायता से व्यापार का विज्ञापन तथा लेन देन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो देखते देखते ऐड आ जाती है, तो क्या है, ये व्यापार का विज्ञापन है ना। और लेन देन भी कर सकते हैं आप। लेन देन कैसे कर सकते हैं, फ़ोन पे के थ्रू, ये इंटरनेट की उसमें आ जाएगा आपके, है ना, नेट बैंकिंग वगैरह। इसके बाद देखेंगे, एक ही जानकारी की कई बार एक्सेस करने पर उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। जैसे आपने एक ही जानकारी लिखी, जैसे मेरे चैनल का नाम लिखा ट्रिक वाली दीदी, अब दूसरी बार सर्च करोगे तो ट्रिक अकेला लिखोगे ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो बता देगा, पूरा नाम लिखा आ जाएगा। तो क्या है, दोबारा सर्च करने पर कम समय लगता है, सिर्फ ट्रिक लिखोगे तो मेरा नाम पूरा आ जाएगा। तो ये इंटरनेट का ही बेनिफिट है। अब इसके बाद इंटरनेट की कुछ हानियाँ देख लेते हैं अपन। इंटरनेट कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस पहुंचकर आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, आपके डेटा को करप्ट कर सकता है। हैकर्स व क्रैकर्स का अत्यधिक खतरा रहता है। हैकर्स आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इसके बाद इस पर बहुमूल्य सूचना की तुलना में गार्बेज यानी कचरा बहुत अधिक है। ठीक है, बहुमूल्य सूचना की जगह पर गार्बेज यानी कचरा बहुत अधिक है। कचरा में क्या आ जाएगा, आपके देखा होगा, जो आप जंक फाइल्स होती हैं आपकी, कई सारी आ जाती हैं। आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसकी ज़्यादा आपका डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। मेमोरी कई लोगों की फुल बॉडी, पता चला कुछ है नहीं मोबाइल में लेकिन मेमोरी फुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंक फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। इसके बाद बहुत सी जानकारियाँ जांची नहीं जाती हैं, वह गलत या असंगत भी हो सकती हैं। कई जानकारियाँ हैं जो चेक ही नहीं की जाती हैं, गलत भी हो सकती हैं। जैसे कई डेटा ही गलत है, आपने सर्च किया गूगल पर, किसी ने भी डाल दिया कोई वेबसाइट बनाकर और आपने उसको सही मान लिया, तो कई इसके नुकसान भी हैं। इसके बाद इंटरनेट का नशा समाज व स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। एडिक्ट हो जाते हैं लोग, कि जब तक यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल नहीं देखा तब तक चैन नहीं पड़ी उनको, उसी के एडिक्ट हो गए, है ना। तो ये भी नुकसानदायक है। इसके बाद साइबर क्राइम भी इंटरनेट के ज़रिए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम्स बढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई होते हैं आपके हैक कर लेते हैं और पता चला उसी से लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि हम बैंक से हैं, हम आरबीआई से हैं, ये कर दो, आप लिंक भेज रहे हैं और आप क्लिक करते ही बैंक खाली आप हो जाता है आप लोगों का। तो ये क्या है, साइबर क्राइम्स ही हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट होगा तो क्राइम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, है ना। पहले तो ऐसी धोखाधड़ी नहीं थी, अब डिजिटल धोखाधड़ी होती है। एक लिंक भेज देंगे, बोले इस पर क्लिक करिए, आपकी लॉटरी लगी, आप जीत जाओगे। तो ये सब क्या हो रहा है, साइबर क्राइम्स होते जा रहे हैं दिनों दिन, है ना। तो ये तो भाई हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ तक ही। कल कुछ हम और टॉपिक्स इसके देखने वाले हैं। क्या है, वो टॉपिक थोड़ा बड़ा था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और अभी ये है ना इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो इसका रिवीजन ज़रूरी है, इसको देख लो अच्छे से, है ना, और इसको पढ़ लेना और एक दो बार सुन लेना वीडियो अच्छे से, और लिखने वाली चीज़ें लिख भी लेना, है ना। तो बाकी का जो इम्पोर्टेंट आप क्या आएगा, आपका कंप्यूटर का इतिहास, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पूरा इतिहास नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो हम कल पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा आपका सारा। ठीक है, तो उसका वेट करना कल के लिए, अपन कल देखेंगे उसको अच्छे से। और अभी जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी इंटरनेट की, जो कंप्यूटर की, तो वो देख लो। क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अपने को पूरा होना चाहिए कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था क्या नहीं, तो पुरानी वीडियोस देख लो। ठीक है, और बने रहो। योर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो बढ़िया रहेगा, अपने लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।